हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज पार्ट थर्ड पे बात करेंगे और आज हम इसको कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पार्ट्स में ये चैप्टर बनाए। ठीक है, सारा कुछ मैंने इसमें कराया है। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इन ए कैपेसिटर, ये बताओ कैपेसिटर में एनर्जी कब स्टोर्ड होगी बेटा? जब जो है कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा। जब कैपेसिटर को आप चार्ज करोगे तो वो जो चार्ज जब करोगे तब कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। होगी या नहीं होगी? जब से मान लो ये कोई फॉर एग्जांपल एक कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, अगर मैं इसको चार्ज दूंगा, जैसे जैसे चार्ज दूंगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी तो एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सही आता है। लेकिन किस तरीके से चार्ज देते हैं अब समझो। पहले तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, 2 प्लेट्स ले लेता हूँ, पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को मैं क्या करता था, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देता था सिंपली, है ना। तो बैटरी क्या करेगी, अब वर्क करना चालू करेगी। ये की है, ठीक है बेटा, ऐसे ये की है। ठीक है, ये बैटरी है जिसका वोल्टेज वी है। ठीक, तो क्या हुआ, किसी टाइम टी पर मैंने देखा इस बैटरी ने वर्क किया, और बैटरी से वर्क किया तो जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले। जब इस वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जो है इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी टाइम मैंने ये देखा कि इस पे जो चार्ज था वो क्यों आ गया। किसी टाइम पे शुरुआत में चार्ज कितना था, शुरुआत में इनिशियली कितना था चार्ज, इनिशियली चार्ज जो है इनिशियली चार्ज कितना था बेटा, क्यू था। इनिशियली चार्ज 0 था। कितना था इनिशियली चार्ज? 0। कोई चार्ज नहीं था। जब तुमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी ने वर्क करना चालू किया। देखो बैटरी ने वर्क करना चालू किया है। बैटरी ने क्या किया, यहाँ से चार्जेस को निकाल करके दूसरी प्लेट पर भेजना चालू किया। ठीक है तो मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल कि किसी टाइम टी पर जो है ये वाली प्लेट पर चार्ज रहा होगा क्यों। और अगर मैं फुली चार्ज कर दूँ, इस पर फुली चार्ज कर दूँ, इसे फुली चार्ज कर दूँ, तो जो चार्ज है फुली चार्ज पे इस पर जो टोटल चार्ज आ जाता है इस वाली प्लेट्स पे, वो कैपिटल क्यू चार्ज आ जाता है ठीक है। और किसी इंस्टेंट की बात करूँ, इनिशियली चार्ज और फाइनली चार्ज फुली चार्ज के बीच में ही तो जो है किसी इंस्टेंट पे चार्ज होगा स्मॉल क्यू। तो वो 0 तो इनिशियल चार्ज था, क्यू एक फाइनल चार्ज था, और किसी टाइम टी पर जो चार्ज है वो क्यू है। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है इनिशियली चार्ज है, ये इनिशियली चार्ज था 0, ये फाइनल चार्ज है तुम्हारा। ठीक है, ये फाइनल चार्ज है, और ये किसी इंस्टेंट पर चार्ज है, किसी टाइम टी पर चार्ज है क्यू। ये ध्यान रखना बस आपको। ठीक है, ये चीज़ लेके चलनी है वो हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखते हैं इस बैटरी ने कितना वर्क किया। जो बैटरी वर्क करेगी वही वर्क तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। सही बात है या नहीं? तो पहले ये कहते हैं कि इस वाली प्लेट से, ठीक है, इस वाली प्लेट से बैटरी ने वर्क किया और स्मॉल चार्ज को भेजा। मैंने मान लिया इसमें से चार्ज को डी क्यू चार्ज को निकाल के यहाँ भेजा। पहले ये लेके जाते हैं, स्मॉल चार्ज लेके निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन करेंगे, और फिर क्या करते हैं हम उसका टोटल इंडिकेशन कर देते हैं, तो टोटल वर्क डन आ जाता है जो बैटरी ने यहाँ से चार्ज को निकाल के इस वाले पे पहुँचाया। ठीक है, तो पहले ही बताओ स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, और वो भी किसके द्वारा हो रहा है, बाय द बैटरी टू मूव ए चार्ज डी क्यू, टू मूव ए चार्ज डी क्यू चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो बताओ डी डब्ल्यू कितना होता है, वी बराबर क्या होता है बच्चों, वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी इंटू डी क्यू, क्योंकि स्मॉल चार्जेस तो भेज रहे हैं। अच्छा, किसी इंस्टेंट पर वोल्टेज कितना होगा बताओ, क्यू बराबर होता है सी वी। तो बेटा किसी इंस्टेंट पर वी बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी। बताओ वी की वैल्यू क्या लिख दूँ मैं, क्यू बाई सी लिख दूँगा इंटू डी क्यू। ये किसी टाइम पर जो चार्ज था वो स्मॉल क्यू था ना, और इसकी 2 प्लेट पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, इनकी कुछ कैपेसिटी रही होगी, उसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, तो यहाँ पे हमने सी ले लिया कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ये बताओ टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये तो समझ में आ गया होगा आपके। तो अब निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन,
अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम 0 टू, इनिशियल चार्ज कितना था 0, लिमिट लगा देंगे 0 से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू मूव ए चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा इधर वर्क डन कर रहे हो। शुरुआत में बैटरी ने कोई वर्क नहीं किया था तो चार्ज कितना था 0, बैटरी ने वर्क करना चालू किया तो फुली चार्ज जब वो बैटरी हो जाएगी, भाई बैटरी जब फुली चार्ज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बैटरी ने क्या करा, जब बैटरी ने वर्क करना चालू किया तो कैपेसिटर से चार्जेस को निकालना चालू किया होगा। तो मैं कह रहा हूँ जब बैटरी ने फुली वर्क कर दिया, पूरी तरीके से चार्ज कर दिया कैपेसिटर्स को, तो कितना चार्ज हो गया कैपेसिटर में, फाइनली चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि फुली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा किसके थ्रू, वर्क डन की वजह से। किसके वर्क डन की वजह से, बैटरी के वर्क डन की वजह से, ठीक है। और शुरुआत में क्या था, शुरुआत में बच्चा इस पर कोई चार्ज ही नहीं था, ये फाइनल कंडीशन दिखाई। शुरुआत में बच्चा इस पर कोई चार्ज ही नहीं था क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किया था। फिर किसी टाइम टी पर आपने देखा बैटरी ने वर्क करना चालू किया तो किसी टाइम पर इस पर चार्ज आया, मान लिया स्मॉल चार्ज आया Q, यहाँ -Q मान लिया। ये इंटरमीडिएट वाली बात है, ये इनिशियल वाली बात है और ये फाइनल वाली बात है, ठीक है बेटा। ये इनिशियल वाली बात है कि शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, किसी टाइम टी पर चार्ज इतना आया और जब पूरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर पर फुली चार्ज होने की वजह से कितना चार्ज आ गया इन प्लेट्स पर, +Q और -Q चार्ज आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, तो ये वर्क डन किया टोटल वर्क डन। तो हम टोटल वर्क डन के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 से कैपिटल Q, ये स्मॉल q बाई C dq हो गया। तो यहाँ से देखिए 1/c बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से Q, ये हो जाएगा Q इंटू dq। तो बच्चा देखो 1/c, यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ स्मॉल q का तो ये हो जाएगा Q²/2 और ये लिमिट लगेगी 0 से Q, ठीक है। तो आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, देखिए 1/2c, और ये स्मॉल q को क्या लिख सकते हो, कैपिटल Q² माइनस के 0। तो ये वर्क डन आ गया आपका, देखो इधर Q²/2c आ गया। यही वर्क डन जो होगा, यही वर्क डन आपका स्टोर होगा, दिस वर्क डन लिख दे रहा हूँ मैं, दिस वर्क डन इज stored in the form of potential energy, is stored in the form of potential energy। जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे तरीके से आपको करना भी है। तो U इक्वल टू आ जाएगा Q²/2c, ठीक है। एक फॉर्मूला तो बच्चा ये बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ भाई Q बराबर CV, तो U क्या आएगा, U बराबर जाएगा, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ Q बराबर CV तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो तो U इक्वल टू हो जाएगा C² V²/2c। तो बच्चों देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ, इस C से ये C कटेगा एक, तो एक C बचेगा, तो ½ C V² आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला ये आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद करके चलना है, कितना ½ C V², ठीक है। ये है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला एक और आता है बेटा, ये 2 फॉर्मूले हो गए अभी आपके पास, एक फॉर्मूला ये हो गया है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ½ भी होता है, क्या होता है, ½ Q इंटू V। तो Q इंटू V होगा तो यहाँ पे देखो पुट कर देंगे, अगर मैं इसी वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँ Q बराबर CV, वो C बराबर Q बराबर था ना CV, तो बच्चों V की जगह C की जगह पुट कर सकता हूँ मैं क्या, Q/V। C की जगह पुट कर सकता हूँ क्या, Q/V पुट कर दो। तो देखो क्या आ जाएगा भाई, ऊपर पुट कर देंगे अगर हम, U इक्वल टू कितना था हमारे पास, Q²/2c, तो देखो Q²/2 इंटू C की वैल्यू कितनी होगी, Q/V। तो बच्चों Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, ½ Q इंटू V हो गया। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो गए, इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। ½ QV, एक फॉर्मूला तो था ½ CV², एक फॉर्मूला हो गया ½ Q²/2c हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी।
ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली डेरिवेशन था। तो शुरुआत में पहले पे कोई चार्ज नहीं था, जब बैटरी ने वर्क करना चालू किया तो बैटरी ने देखा, बैटरी ने धीरे 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 यहाँ से चार्ज निकाल के यहाँ पे फेंकना चालू कर दिया, तो बैटरी वर्क कर रही है और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में दो प्लेट्स के बीच में स्टोर होगा। तो सबसे पहले मैं मान लिया था कि बैटरी ने डी क्यू चार्ज निकाल के फेंके, तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन निकाल लिया था। फिर हमने इंडिकेशन किया तो शुरुआत में चार्ज बिल्कुल नहीं था, तो चार्ज जब करती चली गई तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा इस पर, वो कैपिटल क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। इनिशियल कंडीशन में क्या था, इनिशियल कंडीशन भैया ये थी इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ये थी सिचुएशन कि कोई चार्ज नहीं था प्लेट्स पे। फाइनली सिचुएशन ये थी, और किसी टाइम टी पर सिचुएशन ये थी, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी पर ये सिचुएशंस थी, तो चार्ज हुआ हुआ। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस के बिहाफ पे हमने डेरिवेशंस को किया। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा चीज़ इसी में देख सकते हैं, जैसे जो एनर्जी स्टोर्ड थी, ठीक है, आप देख रहे थे एनर्जी स्टोर्ड जो थी वो थी हाफ क्यू इंटू वी, यही थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक सेकेंड, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है, क्यू बराबर सी वी होता है ना, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ क्यू और वी का, बेटा क्यू और वी का ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा, लीनियर। ये हो गया वी और ये हो गया क्यू, सही है, ये हाफ क्यू वी का ग्राफ बन गया। ठीक है बेटा, जैसे वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बोलो वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है या नहीं होता, तो ठीक है, तो वी बराबर होता है आई आर। ठीक है, ऐसे क्यू बराबर होता है सी वी, क्या होता है, क्यू बराबर सी वी होता है। ठीक है, तो ये है। तो चलो इसका ग्राफ बना दिया मैंने जैसे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो है, अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं, अच्छा इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूं तो इसका एरिया क्या देगा, बताओ। इसका एरिया जो है अगर मैं निकालूं तो एरिया क्या देगा, एरिया इसका एनर्जी देगा, क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी देगा, क्योंकि एरिया अंडर द, अगर मैं देखूं एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ, एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ अगर मैं देखूं, जैसे वी प्रोपोर्शनल टू आई होता था, तुम क्या करते थे, ऐसे ही तो करते थे, वी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये वी हो जाता था और ये आई का ग्राफ हो जाता था, यहाँ क्यू और वी के बीच का ग्राफ है मेरे भाई। ठीक है, तो एरिया अंडर क्यू वी क्या देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है फॉर्मूला, बोलो। तो बताओ हाफ इंटू बेस कितना हुआ, बेस यही तो है इसका। मान लो जब कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ उस समय, वी होगा। तो हाफ बेस कितना है क्यू, और हाइट कितनी है वी, तो ये हाफ क्यू वी यही तो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, अभी प्रूफ किया है, यही तो थी। बताओ हाफ क्यू इंटू वी, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ठीक है, ये है। अच्छा, कई बच्चों को जो है यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर अरे ये वी प्रोपोर्शनल टू आई है, ये क्यू प्रोपोर्शनल टू वी है कि नहीं। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर वी होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा, है ना। तो जनरली बुक में जो ग्राफ बना रहता है वो इसी तरीके से बना होता है क्यू और वी के बीच में। ठीक है ना, और अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर अगर आप क्यू लेना चाहो या वी लेना चाहो, उससे भी आंसर यही आएगा, हाफ क्यू भी आएगा पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो दे रखा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये है। ठीक, बेसिकली होना चाहिए यहाँ पर क्यू और यहाँ होना चाहिए वी। ठीक है ना, लेकिन बुक में दे रखा है इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये करा दिया है मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या कर रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बेटा हाफ क्यू वी जो है हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ग्राफ में बेसिकली क्यू और वी के बीच में ही बना हुआ है, ध्यान रखना। वी वाई एक्सिस पे लेंगे और क्यू एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ वी और आई का बीच में ग्राफ इस तरीके से बन जाता था। ठीक है, ये समझाने के लिए था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ लेना है आपको ध्यान से। क्या है वो, है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, और इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी किसमें, इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
तो फॉर्मूला बेटा ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ध्यान रखना क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो स्मॉल यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। स्मॉल यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, जैसे मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आप बताओ, इसका प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका प्रूफ बता रहा हूँ, नोट्स में आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई दो प्लेट्स हैं, ठीक है। जब मैं इन दोनों प्लेट्स को जब बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो बैटरी वर्क करना चालू करेगी, और इन प्लेट्स को जो है क्या करेगी, इन प्लेट्स पे वर्क करेगी। तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा एक प्लेट पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और मान लिया है दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है, और इस प्लेट्स का जो एरिया है वो कितना है, ए है। कितना है, प्लेट का एरिया ए है, और इनके बीच में एयर भरी हुई है। मीडियम कौन है, दो प्लेट्स के बीच में मीडियम कौन सा है, एयर है। तो अभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, बेसिकली एयर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बताओ, जब ये बैटरी वर्क करना चालू करेगी तो इनके बीच में एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आएगा, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो प्लस क्यू चार्ज आएगा, और इस वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी हो जाएगी फाइनली, ये तो आपको पता ही है। तो मैं तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी निकालनी है यू, तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी इन्हें कैपेसिटर में, वो आपको पता ही है कितनी है, वो होती है सर हाफ सी वी स्क्वायर। यही तो होती है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी होती है बेटा, ये होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन अभी आपको क्या नहीं पता, देखो तुम्हें नहीं पता सी, यहीं से एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख दिया हाफ सी वी स्क्वायर। मेन चीज़ ये है, अब दो प्लेट के बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स है, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकलवाया था मैंने आपको। ठीक है, कैपेसिटेंस जो निकलवाया था, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा क्या था, दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए और उनका बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, याद होगा आपको। ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे वी आ रहा है, तो वी को चेंज करना है। तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है ई इंटू डी। सर कैसे होता है बेटा, मैंने आपको बताया था ई इक्वल टू होता था माइनस के डी वी अपॉन डी है। तो मैं कहता था दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी। तो देखो जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बेसिकली दो प्लेट्स के बीच में ही तो बनेगा। ये बताओ, दो प्लेट्स के बीच में ही तो बनेगा, ये देखो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और दो प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। भाई ये प्लेट्स पॉजिटिव है, मैंने बताया था ये प्लेट्स पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इसके बीच में कैपेसिटर के पेट में जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो वो तो कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाली प्लेट नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो है इधर भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ देते तो कितना आ जाता था, बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाता था। तो याद रखना, ई की वैल्यू जो आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होगा बीच में, जिसमें जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, प्लेट पर जब तक चार्ज आता रहेगा, जब तक कि इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए, तो तभी फुली चार्ज होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वी बराबर होता है ई इंटू डी। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, मैंने बताया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू डी हो गया। सिग्मा क्या होता है आपको पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ध्यान रखना। सिग्मा की वैल्यू आपको लेके चलनी है, कितनी लेके चलनी है, सिग्मा ई इक्वल टू होता है, याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना है। अच्छा आपको अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो देखो अब आप इसको यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है आपको चेंज करने की इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के रूप में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है आप देख रहे हैं जो एक्सप्रेशन आ रहा है, स्मॉल यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है, यही तो आता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट्स जो प्लेट हैं, अगर उनके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताऊँ तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया। तो दो चीज़ें आपको मिल गई, एक तो सी मिल गई, एक वी मिल गई। ये दोनों वैल्यू उठानी है आपको, ये दोनों वैल्यू उठानी है, ये वाली वैल्यू उठानी है, और देखो ये वाली वैल्यू उठानी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और कहाँ पुट कर देनी है,
आपको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है बेसिकली। ये वाली इक्वेशन मान ली थी फर्स्ट है, ठीक है। तो चलो पुट कर दो, u इक्वल टू कितना है हाफ सी वी स्क्वायर, ये तो था हाफ सी वी स्क्वायर। चलो c की वैल्यू बताओ कितनी है सर, c की वैल्यू है a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा v की वैल्यू कितनी है, वो तो सर e इंटू डी होती है, उसका स्क्वायर लग जाएगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 1/2 a एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। तो चलो इस d से ये d कटेगा तो कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो भैया ये कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस a का मल्टीप्लाई d से कर दूंगा, a इंटू डी। तो बताओ ये a इंटू डी क्या बन गया, वॉल्यूम नहीं बन गया। देखो इस प्लेट का, ये वाली जो प्लेट्स थी इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, और प्लेट का एरिया कितना है a। तो a का मल्टीप्लाई d से कर दोगे तो वॉल्यूम नहीं बन जाएगा, ये तो बन जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बन गया, तो u बराबर आ गया बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम v। तो बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूँ, वो हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही मैंने क्या बोला था, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है, याद रखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी आती है जब दो प्लेट्स के बीच में एयर भरी हो। क्या भरी हो, एयर। अगर मान लो दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इफ़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और वो भी किसका, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल कर दिया जाए किसके बीच में, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा जो कैपेसिटेंस है ये बताओ, वो जो है अगर दो मीडियम के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, ठीक है। तो मैंने कैपेसिटेंस जो है एयर में बताया था, क्या तो बताया था सर, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी बताया था आपने। और कोई मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो k टाइम्स इंक्रीज हो जाता था कैपेसिटेंस, c बराबर हो जाता था k a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो c की वैल्यू आ जाती थी बेटा k कितनी, k a एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाती थी, ठीक है। अगर यही चीज़ जो है, अब आप ऊपर देखें, देखो c की वैल्यू यही थी। अगर मैं वो वाला फॉर्मूला जो था हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, इसी में अगर मैं c की जगह अब k टाइम्स रख दूँ a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और v की जगह क्या था ई डी, तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो बच्चों d से तो d कट गया, तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2 k, वही चीज़ आएगी a एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी आ गया, ये एनर्जी स्टोर्ड आ गई। तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 1 k इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और a इंटू डी अगर देखा जाए तो a इंटू डी को क्या लिख देते थे, वॉल्यूम v। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u हो जाता था भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम u के नीचे लेके डिनोमिनेटर में v, तो ये हो गया k टाइम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ गई। तो एनर्जी डेंसिटी अगर किसी मीडियम में आप डाल दोगे, तो देखो यहाँ पे स्मॉल u इक्वल टू जो ये आया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट इंटू की को क्या कहते हैं, मीडियम परमिबिलिटी, ठीक है भाई। ये क्या होती है, ये रिलेटिव परमिबिलिटी भी कहते हैं इसे, के को हम रिलेटिव परमिबिलिटी भी बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है, याद रखना ये सारी चीज़, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी है, सही है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, ये याद रखना है, ठीक है। ये के रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है, याद रखना। के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और क्या कहला सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों नामों से पुकारा जाता है इसको, ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी कितनी आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो हम परमिटिविटी के अगर कोई मीडियम है तो उसकी जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो ये होगी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट हेडिंग है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बच्चों के समझ में नहीं आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। देखिए ध्यान से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बिहाफ पे ही आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान लो दो आपके पास बाल्टी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक बाल्टी में का पानी में लेवल इतना भरा हुआ है और दूसरी बाल्टी में पानी का लेवल कुछ इतना भरा हुआ है, ठीक है। ये बताओ, इस बाल्टी की कैपेसिटी जो थी मान लो 2 लीटर थी, तो इसकी C1 हो गई, और इसकी कैपेसिटी मान लो जो है 1 लीटर थी फॉर एग्जांपल। ये बाल्टी जो है इसका कैपेसिटेंस C2 लिख दिया, क्योंकि कैपेसिटी जो शो करती है वो कैपेसिटेंस शो करती है, समझो, ऐसे समझो। मैंने कहा कि ये बाल्टी 2 लीटर की है फॉर एग्जांपल, और ये बाल्टी 1 लीटर की है फॉर एग्जांपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको भी सर नहीं हो तो मुझे लग नहीं रही 1 लीटर की है, अरे भाई छोटा कर लो यार थोड़ा सा, ऐसी क्या बात है, लो बस इतना छोटा कर लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझो, मेन समझना है। जितना ज़्यादा चार्ज दोगे, देखो इस पर शुरुआत में चार्ज कितना था, Q1 चार्ज था, इसमें चार्ज कितना था, Q2 चार्ज था। इसमें कम चार्ज है तो पोटेंशियल V2 होगा, इसमें ज़्यादा चार्ज है इसका पोटेंशियल V1 होगा। अब V1 ज़्यादा है किससे, V2 से। जब V1 ज़्यादा होगा V2 से तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो गया, और कोई भी चार्ज जो बहता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। अगर मैं इन दोनों पाइप्स को कनेक्ट कर दूँ, सपोज कर लो, अब मैं इसे सेकेंड सिचुएशन बता रहा हूँ। अभी आप तुम क्या देख रहे हो कि सर पहली सिचुएशन में जो था, जो Q1 था, Q1 बराबर क्या होगा, C1 V1, और बच्चा Q2 बराबर क्या होगा, C2 V2। बिल्कुल यही होगा, पहली सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन है, ठीक है। बिल्कुल मैं कोरिलेट करता चला जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर बनाता जा रहा हूँ। तो पहले आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में 2 कैपेसिटर दिखाने हैं कि सर पहला कैपेसिटर है उसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा है, कनेक्ट किया है। सर इस पर जो चार्ज है ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बैटरी ने वर्क करना चालू कर दिया, बैटरी ने इसको चार्ज किया, इस पर चार्ज किसी इंस्टेंट पर चार्ज Q1 हो गया, यहाँ पर प्लस Q1 हो गया, यहाँ माइनस Q1 हो गया भैया, ये प्लस Q1 हो गया और ये माइनस Q1 हो गया, ये प्लस Q1 हो गया, वो माइनस Q1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो इसकी कैपेसिटी क्या थी, इसकी कैपेसिटी C1 थी, ठीक है। तो Q1 बराबर क्या हुआ, C1 इंटू V1, क्योंकि इसको जो इसका पोटेंशियल शुरुआत में कितना था, V1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। अब दूसरा कैपेसिटर, जैसे दूसरी जो है इंडिविजुअली देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल कोरिलेट करता जा रहा हूँ उसी से, आप तुम समझते जाना। जैसे यहाँ पर 2 बाल्टी थी, यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा दिए हैं, डिफरेंट कैपेसिटेंस रखते हैं वो, ठीक है। तो भैया इस वाली प्लेट को चार्ज किया इसने, इसका पोटेंशियल लगाया V2, तो ये इस पर जो चार्ज आएगा जाहिर सी बात है अलग आएगा, उसके हिसाब से आएगा जिस हिसाब से उसका पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये वाली प्लेट पे चार्ज हो गया Q2 और इस वाली प्लेट पे चार्ज हो गया माइनस Q2, ठीक है सर। Q2 बराबर हो गया, चलो Q2 बराबर हो गया, एक सेकेंड, हाँ Q2 बराबर हो गया, एक मिनट, ठीक है। Q2 बराबर क्या हो गया, Q2 बराबर हो गया C2 इंटू V2, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, Q1 बराबर हो गया C1 V1 और Q2 बराबर हो गया C2 V2, यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ लिख दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों ऊपर वाली बाल्टियों को, ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों बाल्टियों को एक पाइप से कनेक्ट कर दूँगा, समझना, पाइप से, ठीक है। तो जब पाइप से कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा कि जो पहले चार्ज इतना भरा हुआ था और पहले इतना चार्ज भरा हुआ था, अब क्या होगा जब चार्जेस जो है यहाँ से जो बाल्टी का जो चार्जेस है वो हाई पोटेंशियल पे था, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। तो ये जब तक होगा इसका चार्ज जो है पोटेंशियल घटेगा और इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। देखो चार्जेस धीरे धीरे कम होंगे यहाँ पे, क्योंकि पानी जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो चार्जेस कम होंगे और यहाँ के चार्जेस बढ़ेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल जो होगा V1 और V2 बराबर किसके हो जाएगा, V के हो जाएगा। कैपेसिटी अभी भी इसकी 2 लीटर थी, इसकी 1 लीटर पानी की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब नया जो चार्ज बनेगा, पहले जो चार्ज था अब हटा दो उसको, भाई पहले से चार्ज जो था इसको घट गया और इसका चार्ज बढ़ गया। तो अब जो न्यू चार्जेस आएगा वो Q1 डैश और यहाँ पे जो चार्ज आएगा भर के नया चार्ज
वो आ गया Q2 डैश। समझ सकते हो। तो न्यू Q1 डैश बराबर क्या आ जाएगा, C1V हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 बराबर V हो गया। और नया जो चार्ज होगा Q2 डैश बराबर होगा C2V हो जाएगा। बताओ यहाँ पर समझ में आया। तो इसी तरीके से जब मैं इस वाली प्लेट्स को और इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को बैटरी से, पहले तो इंडिविजुअल बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो पहले चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, ऐसे इस वाले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया V2 बैटरी से कर दिया। फिर क्या करूँगा कि इन दोनों को इसको और बच्चा इसको, ठीक है, अब क्या करूँगा, इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा एक दूसरे के साथ। तो ये बताओ, जब मैं दोनों इसको कनेक्ट करूँगा तो चार्ज बहने लगेगा, मैंने अभी बताया। और चार्ज जब तक बहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम होने का मतलब इन दोनों को एक तरीके से कह दिया कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में ही तो पोटेंशियल सेम होता है। तो बताओ, कैपेसिटी तो C1 थी, ठीक है। अब लेकिन जो चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ है, जब ये चार्ज अब दोनों पे प्लेट्स पे आएगा, वो कितना आ जाएगा बच्चों, इस पे आ जाएगा Q1 डैश, ठीक है, प्लस Q1 डैश है, इस पर माइनस Q1 डैश होगा, ये होगा प्लस Q2 डैश और ये होगा माइनस Q2 डैश, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल बच्चा कितना हो गया, V हो गया। दोनों का पोटेंशियल जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो शुरुआत में चार्ज था, ठीक है, जो शुरुआत में चार्ज था, टोटल चार्ज जो था बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जो फाइनल चार्ज आया आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो कितना था। तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं, देखो किस तरीके से हम इस चीज़ को बनाते हैं, ये आप लोगों की आई होप समझ में आया होगा। मतलब दोनों प्लेट्स को जब मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, पहले तो हमने इंडिविजुअली बैटरी से कनेक्ट किया, तो पहले इसे चार्ज कर दिया। जैसे से कहते हैं, इसे चार्ज कैसे करोगे यार, पानी खोलोगे, ऊपर टोंटी लगाओगे, ठीक है, यहाँ से पानी गिरना चालू करेगा, ऐसे यहाँ से एक टोंटी लगाओगे, यहाँ से पानी गिरना चालू करेगा। तो वही तो चार्ज यहाँ से दिया V1 से, V1 वाली जो है टोंटी लगाई, यहाँ V2 वाली टोंटी लगाई, उससे इसको चार्ज कर दिया, उससे इसको चार्ज कर दिया, दोनों चार्ज हो गए। तो जाहिर सी बात है, चार्ज आ गया, इस पर कम चार्ज आया, इस पर ज़्यादा चार्ज आया, इस पर कम चार्ज आया, इस पर ज़्यादा चार्ज आया, इस पर कम चार्ज आया, फॉर एग्जांपल। तो जाहिर सी बात है, जब जो है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, यही तो होगा। तो चार्ज जो है फ्लो कहाँ से होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, जब दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे। तो ये कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, ये कैसा कनेक्शन है सर, पैरेलल कनेक्शन है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज दोनों के लिए सेम आए हैं। क्योंकि मैंने बताया, चार्ज जब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों की हाइट सेम नहीं हो जाती। हाइट सेम नहीं होने का मतलब पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो बस इस तरीके से समझना है। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये आया और बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये आया। तो पहले लिख देता हूँ मैं कि सर टोटल चार्ज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। रीडिस्ट्रीब्यूशन समझते हो ना, कि कोई भी चार्ज बाहर नहीं था इधर से उधर। टोटल चार्ज बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना था, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और वो कितना था, Q1 बराबर कितना था, C1V1 प्लस के C2V2। ये तो चार्ज था शुरुआत में बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मान लो Q इनिशियल। अब टोटल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चों, टोटल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो बताओ फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा। फाइनल चार्ज आएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो बताओ Q1 डैश कितना होगा, C1V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2V। सही है। तो देखो बेटा, ये हो गया C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये V हो जाएगा। क्लियर है। Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1V, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2V। तो Q फाइनल कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें, तो क्योंकि चार्ज जो है, अगर मान लो इधर से इधर गया भी है, तो चार्ज ख़त्म नहीं होता। चार्ज जितना था पहले, उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो इनिशियल चार्ज था वही चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज रहेगा। तो सर इनिशियल चार्ज कितना था, सर इनिशियल चार्ज जो था वो था C1V1 प्लस C2V2। फाइनल चार्ज कितना हो गया, Q1 बराबर C1V प्लस C2V। तो बच्चों C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, इक्वल टू C1 प्लस C2, V कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा V बराबर हो जाएगा बेटा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन
C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं सर, ये क्या है ऊपर वाला देखो, ये C1V1 क्या है Q1 और C2V2 क्या है Q2, तो ये एक तरीके से टोटल चार्ज हो गया ना, टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज ही तो है। C1V1 प्लस C2V2 जोड़ दोगे, Q1 प्लस Q2 जोड़ोगे तो टोटल चार्ज आएगा। और नीचे क्या है C1 प्लस C2, क्योंकि दो पैरेलल में लगे हुए हैं। देखो एक कैपेसिटेंस ये लगा हुआ था C1 और इसके साथ एक और कैपेसिटर लगा हुआ था C2, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए थे। तभी तो अब जब भी कभी पैरेलल में लगे होते हैं तो इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाता है C1 प्लस C2, तो टोटल कैपेसिटेंस हो गया इनका C1 प्लस C2। ध्यान रखना ये होता है कॉमन पोटेंशियल। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। क्या है V, कॉमन पोटेंशियल है। तो ये आपको याद रखना है कि कॉमन पोटेंशियल जो होता है वो होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। और आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, ये C1V1 प्लस C2V2 को क्या कहेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। ये इनिशियल सिनेरियो थी, आपको तो बस ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, उसके बाद ये फाइनल डायग्राम बनाना है और जितना मैंने लिखवाया उतना लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर था जो मैंने आप लोगों को समझाया, जिससे आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन पोटेंशियल मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनर्जी। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, उससे कर देते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखो एक्चुअली क्या था, जैसे ये अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, क्या होता है जब मैं दो बाल्टियों को पानी की एक दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, तो एक में हाइट तो पानी की इतनी थी और एक में हाइट कम थी। तो होता क्या है कि जब कभी भी पानी इधर से इधर जाता है, ठीक है, देखो एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, जब पानी इधर से इधर जाएगा बेटा, पानी जब इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, जब पानी इधर से इधर जाएगा तो कुछ पानी जो होगा इनकी दीवारों से क्या होगा, दीवारों से, ये जो दीवारें हैं, जो इस पाइप की दीवारें हैं, वॉल हैं, किसी मटेरियल की बनी होंगी, वो मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होगा, इन मटेरियल का अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस की वजह से जो पानी आ रहा है, पानी क्या है, करंट ही तो है जो फ्लो हो रही है इधर, तो ये रेजिस्टेंस उस करंट का फ्लो अपोज करेगा। तो जब अपोज करना चालू करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट हो जाएगी, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, सोचो एनर्जी क्या हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशंस हो जाती है ना। ये तो पानी है, आप कहोगे सर पानी में कहाँ एनर्जी रेडिएट होगी, तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा मेरे भाई। तो इसी तरीके से जब मैंने दो प्लेट्स को शुरुआत में, देखो यहाँ पे देखो, शुरुआत में अगर इस वाली प्लेट्स को जो है मैंने V1 से चार्ज किया, पहले V1 वाली इस वाली प्लेट्स जो जिस पर चार्ज Q1 था शुरुआत में, ठीक है, इसको मैंने V1 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जिसकी कैपेसिटी C1 थी। तो कितना इनिशियली चार्ज था, इनिशियली जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये थी। क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी निकाल रहा हूँ अभी, देखना एनर्जी जो होगी शुरुआत में, इसका कैपेसिटेंस C2 था और इसको मैंने V2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब V2 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया तो इस पर जो चार्ज था वो कितना आया, यहाँ पे प्लस Q2 और यहाँ पे माइनस Q2। तो इस वाली प्लेट पर जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी वो कितनी होगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये रही होगी। ये इनिशियल शुरुआत में जो है इसके पास C1 कैपेसिटी का जो कैपेसिटर है इसके पास एनर्जी रही होगी ये, और C2 कैपेसिटी का जो कैपेसिटर है उसके पास एनर्जी रही होगी ये, ठीक है भाई, ये दोनों एनर्जी रही होंगी U1 और U2, ठीक है, इनिशियली रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को जैसे ही अगर देखा जाए तो टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी जो रही होगी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये बताओ टोटल एनर्जी बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन कितनी रही होगी, U बराबर U1 प्लस U2। चलिए U बराबर क्या हो गया, U1 कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर
प्लस हाफ C2V2², यही तो रही होगी, सही बात है। चलो तो एक बताओ, ये टोटल एनर्जी रही किस कब, ये बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन रही होगी, सही है, ये एनर्जी रही, ये टोटल एनर्जी रही बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बताओ, जब मैंने इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, देखो एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, दो बाल्टियों को पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो पानी जो है जब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर चार्ज जब तक बहेगा दोनों पर, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। बताओ, जब जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी तो चार्जेस फ्लो होना बंद होंगे। तो मैंने ये बताया था कि भाई यहाँ वाला कैपेसिटेंस तो वही C1 था और यहाँ का कैपेसिटेंस C2 था, ठीक है। और चार्जेस यहाँ से जब तक फ्लो होंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो ठीक है, इस पर जो चार्ज आएगा वो मान लिया था मैंने Q1 डैश आ गया था, इस पर -Q1 डैश आ गया था, इस पर Q2 डैश आ गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, टोटल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर टोटल चार्ज नहीं कह सकते, टोटल एनर्जी की बात चल रही है यहाँ पर। टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन कितनी रही होगी, ठीक है, वो रही होगी सर U डैश इक्वल टू हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। अब देखो, शुरुआत में जो एनर्जी रही होगी वो ज़्यादा रही होगी, टोटल एनर्जी जो शुरुआत में रही होगी और टोटल एनर्जी जो बाद में आई है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब चार्जेस जो हैं चल के यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बीच में जो वायर है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसका चार्जेस का जो है, या कह सकते हो जब चार्जेस चलते हैं तो उन्हीं को करंट बोलते हैं, तो करंट का क्या करेगा, वो मटेरियल जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। जो अपोज करेगा, जब कोई वायर रेजिस्टेंस आर रखता है तो आपको पता होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ एनर्जी बेसिकली क्या हो जाती है, रेडिएट हो जाती है नहीं हो जाती। तो एनर्जी जो रेडिएट होती है वो किसकी वजह से होती है, रेजिस्टेंस की वजह से, वायर के रेजिस्टेंस की वजह से। ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, तो कब जब चार्जेस यहाँ से चल के यहाँ पे आएंगे तो कुछ एनर्जी रेडिएट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो एनर्जी का लॉस हुआ नहीं हुआ, हेडिंग देखो ऊपर हेडिंग क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो शुरुआत में जब था बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन, कोई चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, तो टोटल एनर्जी थी हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ तो चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो होने लग गए, और जब तक फ्लो हुए जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया, तो फिर फाइनल एनर्जी जो हुई वो हाफ C1V² प्लस हाफ C2V2² हुई। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी रही होगी, वही तो आपको निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो बच्चा, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो होता है U1 - U2। कितना होता है, U1 - U2। तो देखो U1 - U2 क्या मतलब, शुरुआत में तो टोटल एनर्जी U थी, तो U1 को U लिख दो और इस U2 को U डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाना है, क्योंकि बड़ा क्या था U, और U डैश जो है छोटा है, क्योंकि शुरुआत में आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो एनर्जी ज़्यादा रही होगी, जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गई, तो जो दूसरी फाइनल आई वो ये कम आएगी हमेशा, तो इसलिए घटा दिया है U में से U डैश। तो U1 बताओ कितना था, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस U डैश कितनी रही होगी, हाफ C1V² प्लस के हाफ C2V², ये रही होगी। तो बताओ, चलो ये हो गया हाफ C1V1² प्लस के हाफ C2V2² माइनस के 1/2, देखो 1/2 V² कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 रहेगा, 1/2 V² लिख सकता हूँ, वही लिख सकता हूँ C1 प्लस C2, ठीक है। लेकिन तुम ये जानते हो, वी नो दैट कि V इक्वल टू होता है C1V1 प्लस के C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये आप लोग जानते हो, ये अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा पुट करो ऊपर, कितना आ जाएगा ये, हाफ C1V1² प्लस के हाफ C2V2² माइनस के 1/2, V की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ, C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिख दूँगा अपॉन C1 प्लस C2, इसका भी पूरा का होल स्क्वायर लिख दूँगा, इंटू कितना है,
C1 प्लस C2, देखो यही तो है। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बच्चों। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको स्टॉप कर दें। देखो इस v की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये है मल्टीप्लिकेशन में कितना है, C1 प्लस C2। देखो इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये नीचे क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बच जाएगा। तो देखो यार सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस के 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस के 1/2, ये हो गया देखो C1 V1 प्लस के C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन के हो गया ये C1 प्लस C2। ठीक है, चलो अब एलशियम ले लो। देखो नीचे से एलशियम ले लो पूरे पे, 2C1 प्लस C2। जब 2C1 प्लस C2 ले लोगे तो 2C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर से, प्लस के ये हो जाएगा C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर से। ठीक है, माइनस अभी बताओ ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। बोलो यही तो आएगा सब, बोलो यस सर। अब देखो इसमें C1 V1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस के C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर प्लस के C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस, तो वो A प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दो। इसमें A स्क्वायर कितना होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर होता है प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में कितना चला जाएगा 2C1 प्लस C2। देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से ये कट गया, और देखो C2 V2 स्क्वायर से देखो ये C2 V2 स्क्वायर ये कट जाएगा, तो जो बचा वो लिख देंगे C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 इंटू V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2, ये तो बचेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लो। देखो C1 C2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2V1 V2 बचेगा अपॉन के 2C1 प्लस C2 बचेगा। तो देखो बेटा ये इसको मैं लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 अपॉन के 2C1 प्लस C2। इसे लिख सकता हूँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। तो फॉर्मूला जो आया लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का वो आया है ये कितना, हाफ C1 C2 है, सॉरी C1 प्लस C2 नहीं है दोस्त। ठीक है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी का। ये फॉर्मूला देखो डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स है NCERT में, ठीक है। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो था यहाँ तक जो लॉस ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन था, इसके बाद चालू होता है डाइलेक्ट्रिक। क्या चालू होता है, डाइलेक्ट्रिक। तो ये है कि डाइलेक्ट्रिक जो है एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा एक नया उसमें कराऊँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को नई वीडियोस मिलें। और एक होता है कि भाई इतना सब कुछ क्या देखना, डाइलेक्ट्रिक बहुत हुआ वीक है तो डाइलेक्ट्रिक ही देख लेते हैं। ये सब अच्छी चीज़ सर ऑलरेडी मुझे आती है ना। ऐसा बच्चा सोचता है तो भाई उसके लिए नई वीडियो बना देता हूँ डाइलेक्ट्रिक पे, पूरी डाइलेक्ट्रिक पे नई वीडियो बना देता हूँ नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।